हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं एक ऐसा टॉपिक आपको करवाने वाली हूं जो कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसका फेवरेट है। चाहे आप टीजीटी सिविक्स की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, या आप ओवरऑल पॉलिटी का जीएस में भी पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आपका बहुत जरूरी है, जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में है आपका संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, क्योंकि जब भी हम भारत की राजनीति को पढ़ते हैं हम भारत के संविधान के बारे में जरूर पढ़ते हैं। सो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरी क्वेश्चंस रहेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे आपके जो फैक्चुअल नॉलेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स, बहुत सारी लीडर के नाम आपको याद रखने हैं, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, सो बने रहिएगा क्लास में, काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। बिना किसी देरी के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप सबको पता है कि भारत का संविधान बनाने के लिए, कि आजादी के बाद भारत का संविधान कैसा होगा, एक संवैधानिक सभा बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसका सलाहकार कौन था? तो आपके ऑप्शन है के सुब्बाराव, के एम मुंशी, बी एन राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा डॉक्टर बी एन राव। तो डॉक्टर बी एन राव जो है वो कौन थे? संवैधानिक सभा के सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, सलाहकार आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जब भी आपको कोई सलाह चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए तो आप इनके पास जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड, कि जब हमारा संविधान फाइनली पास हुआ था 26 नवंबर, ठीक है 26 नवंबर आपका 1949 को, तो कितने लोगों ने जो है इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे? ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर होगा 284। तो टोटल आपके 284, ठीक है 284 जो है आपके लोगों ने साइन किया था जब आपका संविधान पास हुआ था। कितने लोगों ने साइन किया था? 284। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपके जो संवैधानिक सभा थी उसके अंदर बहुत सारी समितियां थी, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था। सो पहला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, प्रक्रिया के नियम संबंधी समिति, राज्य समिति, व्यापार समिति का कर्म। यहां आपके लीडर है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद। एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टेट कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ठीक है, तो इसको आपसे पूछा गया है कि कौन किसका अध्यक्ष है। ठीक है, सो देखो मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया के नियम संबंधी जो समिति थी उसके थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और व्यापार समिति के क्रम के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये सारी अभी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी, लेकिन जितनी भी कमेटीज उस टाइम पे बनी थी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये वो समिति थी जो समिति संविधान का पूरा ढांचा तैयार करेगी, ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट जिसे आप कहते हो ना, तो आप कहीं कुछ भी बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का भी वही काम था। आपसे पूछा गया है इसमें से किस डेट को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति जो है उसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यस, जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसकी डेट। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। तो ये है आपका 29 अगस्त 1947। आपके आजादी से कुछ ही दिनों बाद जो है आपका ये बनाई गई 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया, एलिफेंट को जो है सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एडॉप्ट किया गया। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, यह भी हमने पढ़ा भी था। जो आपके अयंगर थे
अयंगर एज वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो है संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर, ये वो थे जिन्होंने सुलेख अपने हाथों से जो है पूरे संविधान को लिखा है। और देखो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबने पढ़ा है ये चीज, ठीक है, क्योंकि हम सबने पढ़ी है ये चीज। हाँ जी, हम सबने पढ़ी है कि आपको भी पता है कि कौन था चीफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जिसका दिमाग माना जाता है। कौन है जो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, वो आपके डॉक्टर अंबेडकर थे, वो अयंगार नहीं थे। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। हाथी को सिंबल माना गया, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है उसको बनाने में कितना समय लग गया। ठीक है, कितना समय लग गया भारत के संविधान को बनाने के अंदर, कितना समय लग गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। हाँ जी, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है। चलिए, तो भारत का संविधान की पहली जो बैठक हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी 1946 में, और आपका संविधान बना है 19 नवंबर 1949 में। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जो कि एक बहुत लंबा पीरियड है, उस बीच हमारा संविधान जो है वो बनाया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, 2 डेट्स आपको याद रखनी है। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था, तो एक आपको याद रखनी है कब अपनाया था, एडॉप्ट कब किया था, और एक डेट आपको याद करनी है कि कब एनफोर्स किया था, यस, लागू कब किया था, राइट। तो संविधान सभा ने अपनाया हमारे संविधान को 26 नवंबर को था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अपनाया गया था, और ये वही दिन है जिसको हम संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम पे मनाते हैं। लेकिन हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को 1950 में। रीजन ये है कि 26 जनवरी का दिन इसीलिए चूज किया गया क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने 26 जनवरी के दिन ही 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज का जो है हम लोगों ने प्रण लिया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। भारत का संविधान जो है वो बहुत सारे देशों के संविधान से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर बना है। आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान किस देश से इंस्पायर्ड और प्रेरित है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट हमने कहां से लिया है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहां से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग हमने कहां से ली है। और विशेष अधिकार रिट जो है, रिट्स का जो है वो हम लोगों ने कहां से लिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8वां, चल देखते हैं। सो देखो, अमेरिका से जो है वो हमने लिया है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति का, जब हम राष्ट्रपति को हटाया जाता है संवैधानिक तरीके से, तो उसके लिए हम महाभियोग शब्द यूज करते हैं, इंपीचमेंट इंग्लिश में। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। ब्रिटिश से हम लोगों ने लिया है विशेष अधिकार रिट। और भारत सरकार अधिनियम से हम लोगों ने, एक सेकेंड, हाँ, भारत सरकार अधिनियम से हमने लिया है आपातकाल प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यूएस से इंपीचमेंट, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग, ब्रिटिश से हम लोगों ने लिया है रिट्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन सी उसमें जो है आपका क्या होगा, कौन सी कंट्री से जो है हमने क्या चीज ली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चल अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, क्योंकि मैच द फॉलोइंग से ना काफी सारे आपके पॉइंट्स रिवाइज हो जाते हैं। ऐसे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व, संसदीय सरकार और आपका संघ राज्य संबंध। मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कैबिनेट गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट रिलेशन। अब आपको बताना है ये कौन से देश के संविधान से हम लोगों ने प्रेरित होकर ली है, ब्रिटिश, कनाडा, आयरिश या यूएस का बिल का अधिकार। ठीक है, बताइए। हाँ जी, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
हाँ जी, तो मौलिक अधिकार जो है ये हम लोगों ने ली है यूएस के बिल्स के राइट से। सो ये हमने ली है यूएस से। राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है ये हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। सो बी का हो गया 3। संसदीय सरकार जो है ये हमने ली है ब्रिटिश से। और संघ के राज्य संबंध जो है ये हमने ली है कनाडा से। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following addition in Indian Constitution was based on the suggestion of स्वर्ण सिंह कमेटी? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित है? तो स्वर्ण सिंह समिति के जो सुझाव है वो किस बारे में बात करते हैं? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी सिचुएशन, फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके मौलिक अधिकार, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व, या फंडामेंटल ड्यूटीज। और आपको ये याद रहे कि जब भारत का संविधान बना था तब हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात नहीं की गई थी, इसको बाद में ऐड किया गया 42वें संशोधन के थ्रू। और किसकी रिकमेंडेशन? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया था और 42वां संशोधन संविधान का किया गया 1976 के अंदर, और उसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ी है। एक भाई रिवीजन और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है? Which type of electoral system has been adopted in case of राज्यसभा by the constitution? तो आप सबको पता है कि भारत में वैसे कैसे होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो लोगों के द्वारा चूज कर किए जाते हैं, लोकसभा के जो आपके सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है उसको चूज किया जाता है। और राज्यसभा के मेंबर कौन करता है? हमारी स्टेट असेंबलीज करती हैं, जो हमारे राज्य के विधानमंडल होते हैं। तो यहां पर ना एक अलग तरीके का सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को जो है इस्तेमाल करते हैं। बाकियों से ये अलग है, लोकसभा के इलेक्शन से ये अलग है। चलिए, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक यानी कि लास्ट बैठक जो है वो किस दिन हुई थी? ठीक है, लास्ट बैठक जो है वो किस दिन हुई थी? ठीक है, सो देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, लास्ट बैठक जो है काफी इंपॉर्टेंट, आपको लग सकता है कि 26 नवंबर जो है उस दिन हुई होगी, लेकिन नहीं, लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद भी बैठक, संविधान हम लोगों ने अपना लिया था वो अलग चीज है, लेकिन संविधान लागू तो बाद में हुआ है। सो 24 जनवरी तक जो है बैठक चली थी, 24 जनवरी 1950 में जाकर जो है ये बैठक खत्म हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संवैधानिक सभा के जो सदस्य हैं उनको किसने जो है सदस्य बनाया? कौन, कैसे चूज किए गए वो लोग, कैसे चुना गया उन्हें? क्या उन्हें ब्रिटिश संसद ने मनोनीत किया था, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? क्या उन्हें गवर्नर जनरल ने मनोनीत किया था, यानी कि नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित क्या इलेक्ट हुए थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? क्या भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा ये चुने गए थे? देखो उस टाइम पर भी जो है ना आपका जो आपकी, क्योंकि भारत में जो है भारतीयों को इलेक्शन करने का प्रावधान मिल गया था, सो हमारी प्रांत सरकारें जो थी, जो प्रांतीय सरकारें थी, उन्होंने चूज किया था। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, सीधा लोगों के द्वारा नहीं चूज किए गए थे। और इसकी आलोचना भी की जाती है कि संवैधानिक सभा जो है वो सीधा लोगों के द्वारा चूज नहीं की गई थी, लोगों ने प्रांतीय सरकार को चुना और प्रांतीय सरकार ने जो है संवैधानिक सभा के सदस्यों को चुना। तो याद रखना ये चीज ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में अविष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित का पालन किया गया है। आप सबको पता है कि एक होती है हमारी रेजुडरी पावर और ये यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो आपकी जो है ना 7वीं जो शेड्यूल है संविधान का, 7th अनुसूची में 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य लिस्ट जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, संवर्ती जिसपे दोनों बनाते हैं, और जो बच गया वो होती है अविशिष्ट, कि मान लो साइबर क्राइम का मुद्दा है जो कि इन तीनों में से नहीं है तो वो यूनियन के पास जाता है। तो ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर लिया है? फ्रांस का, कनाडा का, ब्रिटिश का या जर्मन का? और ये हमने प्रेरित होकर लिया है कनाडा सिस्टम है। तो कनाडा में भी जो है रेजुडरी पावर जो है किसके पास जाती है? बची हुई जो शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास जाती हैं।
चल, अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो अविचारणीय रूप से किस संविधान से प्रभावित है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जैसे कि भारत में जिस तरीके से कानून बनता है कि पहले डिस्कस होगा पार्लियामेंट में, फिर राष्ट्रपति जो है उसको क्या करेंगे, अपनी सहमति देंगे, उसके बाद ही कोई बिल जो है, अधिनियम जो है आपका बनेगा। तो देखो हमने जो है ये सिस्टम लिया है यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि ये हम लोगों का जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर हम लोग गुलाम थे उपनिवेशवाद काल के अंदर, ये सिस्टम हम लोगों ने देखा था, तो आज़ादी के बाद हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम इसी सिस्टम को अपनाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 16वां, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी असेंबली ऑफ इंडिया? और ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, जैसे कि मैंने आपको बोला ना बहुत सारी समितियां थी, मैंने आपको ये भी पढ़ाया। सो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज जो है वो किसने हस्तलिखित किया है? अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज हैंड रिटन। सोचो, इतना बड़ा संविधान जो है वो हैंड रिटन, किसी ने हाथ से लिखा है, और ये क्रेडिट जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, अपने हाथ से जो है वो संविधान लिखा, हस्तलिखित, तो बहुत ही बेहतरीन ये चीज है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है हम लोग, तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहां से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो द वर्ड वी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया जो हमारे प्रियम्बल के बिगिनिंग में है, ये हमने कहां से बोरो किया है? ये चीज हम लोगों ने किस संविधान से बोरो की है, प्रेरित है? यूएस, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, तो आपको अगर ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि भारत की जो प्रस्तावना है वो कहां से प्रेरित है? भारत की प्रस्तावना यूएसए से प्रेरित है, और वहीं से हम लोगों ने ये शब्द लिया है कि भारत में क्या जो संविधान है वो कहां से अपनी शक्ति लेता है, वो कहां से अपनी संप्रभुता लेता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने इस संविधान को बनाया है, असली शक्ति जो है वो जनता के पास है। तो ये यूएस, अमेरिका के जो है संविधान से प्रेरित होकर हमने लिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? ब्रिटिश के संविधान ने, भारत का अधिनियम 1935 ने, आयरलैंड के, या यूएस ने? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जो भारत सरकार 1935 आया था, उसमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो ली गई हैं भारत के संविधान में। तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिसने किया है वो है भारत अधिनियम, आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहां से हमारा संविधान बहुत हद तक जो है प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल बड़े आ रहे हैं पेपर में। इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, ये आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बहुत आते हैं, जितने भी अधिनियम आपके संविधान बनने से पहले थे ना, ये सारे ही जरूरी हैं। सो भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला स्टेटमेंट है आपका, इसके अंदर जो है, इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस डायरार्की इंट्रोड्यूस्ड, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वि शासन की शुरुआत की गई, डुअल शासन। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस, प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकरण का विचलन किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम्स के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। देखो, आप सबको पता है कि मुस्लिम्स के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 1909 में ही आ गया था। तो आपका जो है सी ऑप्शन तो यहां से कट गया, सी ऑप्शन तो जो है आपका कट गया। सो बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हैं। तो ये चीज आप याद रखना, द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स जो है आपके किस राज्य सरकार को, कुछ केंद्र सरकार को। तो ये ए और बी इसका आंसर होगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सही स्टेटमेंट आपसे पूछा है। क्रिप्स मिशन 1942 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, ये मौलिक अधिकारों के लिए था? जी नहीं, मौलिक अधिकारों के लिए ये बिल्कुल नहीं था। अगस्त ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स, क्या अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे? जी नहीं, ये भी गलत है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले बात की गई थी वो की गई थी मोतीलाल नेहरू जी ने
मोतीलाल नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, 1928 में, तो उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा संविधान बनेगा उसमें हम लोगों को ऐसे मौलिक अधिकार देंगे जो संविधान ही उसकी गारंटी देगा। वो अधिकार कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उनसे नहीं छीन पाएगी। और ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष थे आपके मोतीलाल नेहरू, वहां से आया। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है घुमा फिरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इट रिजल्टेड फ्रॉम अ डायरेक्ट इलेक्शन, ये जो है प्रत्यक्ष चुनाव से आया, अभी आपको पढ़ाया मैंने। ये मल्टी पार्टी बॉडी थी, बहुपक्षीय निकाय था। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, इसमें कई समितियों के माध्यम से काम किया गया। अभी मैंने आपको बताया है कि संवैधानिक सभा का जो गठन हुआ, जो चुनाव हुआ, जो इलेक्शंस हुए, वो आपके क्या थे, वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हुए हैं। तो जहां जहां पर आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका कट हो गया, बच गया आपका 1, 3 एंड 4। जी हां, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी नहीं था उस टाइम पे, सार्वभौमिक जो है आपका वयस्क मताधिकार नहीं था उस टाइम पर, आपके कुछ ही लोगों ने जो है वोटिंग की थी, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, संवैधानिक सभा को बनाया गया, अभी आगे क्वेश्चन आएगा किस प्लान के अंडर, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूं। नेक्स्ट आता है आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज, ये क्वेश्चंस भी ऐसे फैक्ट बड़े आते हैं पेपर में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बनावट 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सो डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, जो हमारे कलर्स हैं, तीनों ट्राई कलर्स, बीच में अशोक चक्र है, तो ये डिजाइन जो है कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949, भारतीय संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता को जो है सुधारा, और इन्होंने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी को अडॉप्ट किया। तो ये बहुत जरूरी काम थे तीनों, जो कि आपके राष्ट्र सभा, जो संवैधानिक सभा ने किए। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए, ये तीनों ही डेट्स बच्चों बिल्कुल सही दी हुई है आपके क्वेश्चन में, और आपको ये तीनों ही डेट याद होनी चाहिए। एग्जामिनर जो है इसको घुमा फिरा के पूछ लेता है कि कब हमने अपने राष्ट्रगान को अपनाया, कब हमने जो है अपने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, कब हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, कब जो है क्या क्या काम जो है आपके संवैधानिक सभा ने किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ whom? 1934 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने कहा था? किसने कहा था कि एक ऐसी संवैधानिक सभा होनी चाहिए, एक ऐसी संवैधानिक सभा होनी चाहिए जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगी? 1934 में जो है ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी। ये कहा था एम.एन. रॉय ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, ये कहा था एम.एन. रॉय ने। 1934 में ये कहते हैं कि एक ऐसी संवैधानिक सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी। अंग्रेजों के भरोसे हम क्यों बैठे भाई? वो कौन सा हमारी भलाई करके गए हैं जो अब आगे जाके हमारी भलाई करेंगे? अगला क्वेश्चन, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूएट इन अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरा है आपका द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, संविधान सभा ने भारत की राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसकी पुष्टि करी। नेशनल फ्लैग हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने 24 जनवरी 1950 में भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो घोषित किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, कौन सा कथन जो है आपका सही है। कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाई चुकी हूँ, कुछ तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाई चुकी हूँ। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है, तीसरा आपका बिल्कुल सही है, और चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। ये चारों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। 24 जनवरी 1950 जब लास्ट बैठक थी हमारी किसकी? संवैधानिक सभा की, तभी हमने राष्ट्रपति घोषित कर दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, संविधान निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान निर्माण विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा में कई समितियां बनाई गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इसमें 8 प्रमुख समिति थी। ठीक है, इसमें आउट ऑफ देम 8 वर मेजर कमेटीज। आपको बताना है इसमें से कौन जो था वो मेजर कमेटी का हिस्सा नहीं था।
डी ऑप्शन जो है आपका वो है 1, 3 एंड 5। ठीक है, सो 8 मेजर कमेटीज का कौन सा हिस्सा नहीं था। सो मैं आपको आठों के एक बार नाम बता देती हूँ कौन कौन सी उसके अंदर कमेटी थी। तो सबसे पहले थी आपकी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी सबसे पहले थी आपकी यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, उसके बाद यानी कि संविधान संघ शक्ति समिति। दूसरी थी आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति। फिर आपकी थी प्रोविंशियल समिति। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी। ठीक, तो ये सारे थे इसके अंदर। तो सही उत्तर है सिर्फ 3 और 4 को छोड़ के, कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इनको छोड़ के ये तीनों ही जो है आपकी मुख्य कमेटी थी, 1, 2 एंड 5। 1, 2 एंड 5। तो आपसे पूछा है कौन सी नहीं थी, तो आपकी 2 एंड 3 एंड 5, 3 एंड 4 नहीं थी, 3 एंड 4 नहीं थी, 3 और 4 नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय प्रशासन के विषय आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित थे। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो रिजर्व्ड रहेगा अपने मेरे पास रहेगा और एक को जिसको मैं हस्तांतरित कर सकती हूँ। बाइकेमरल लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 प्रोविंसेस आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द्विसदीय ने विधायिका जो है, जो भारत सरकार अधिनियम के बाद 6 प्रांतों में जो है इसे पेश किया गया। कौन सा आपको कथन जो है इसके अंदर सही लग रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है पहला ही कथन सही, दूसरा ही कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये जो है ये 1919 में किया गया था, द्वैध शासन। 1935 में इसको हटाया गया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान में शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन किया गया है, संघ, राज और समवर्ती। इन द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ये कौन से शेड्यूल में आता है? 5वें, 7वें, 9वें या 12वें? आप सबको पता है कि हमारे 7वें अनुसूची जो है संविधान की, 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें दी हुई हैं। उस लिस्टों में कुछ विषय दिए हुए हैं जिसमें बताया है किस विषय पे केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है, किस विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकती है और किस पर दोनों बना सकते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एनश्राइंड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम। इनको जो है कहां से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा ये शब्द यूज किए गए थे और इसको हमने अपनी प्रस्तावना में लिखा है। लिबर्टी कि भारत जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रमोट करता है, तो फ्रांसी क्रांति से हमने ये लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, रॉन्गली मैच्ड। यानी कि आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है वेमर यानी कि जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कॉन्करेंट लिस्ट हमने इटली से ली है। समवर्ती सूची, ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया यानी कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। फंडामेंटल राइट हमने यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं। ये गलत है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट हमने इटली से नहीं ली है, हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following was the first permanent president of Constituent Assembly of India? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम के लिए जब संविधान सभा बैठी तो कुछ टाइम के लिए जो है किसको अध्यक्ष बनाया गया था? कुछ टाइम के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था? कुछ टाइम के लिए आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को जो है कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली ये जो थे अस्थायी थे और आपको एक परमानेंट चाहिए था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर इलेक्ट करके परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कुछ दिन के लिए आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है बने थे, लेकिन वो अस्थायी थे। आपसे स्थायी पूछा गया है, परमानेंट पूछा गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कमेटी राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था।
चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो आप सबको पता है कि अभी जो है जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा लिया गया है, आर्टिकल 370 में जो था वो हमने हटा लिया है, लेकिन एक टाइम पर जो है जम्मू एंड कश्मीर के पास ये अधिकार था कि वो अपना संविधान बना सकता है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ? 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर आपका 57, 26 नवंबर 1954 या 26 जनवरी 1952। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो ये जो मुद्दा था आपका 370 का, ये बहुत टाइम न्यूज में जो है रहा। तो मैं आपको बताऊं 7 साल बाद 26 जनवरी 1957 को, ठीक है 57 को जो है तब हम लोग इसका लागू हुआ। याद रखना 7 साल बाद, भारत के संविधान लागू होने के 7 साल बाद की मैं बात बता रही हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके संवैधानिक सभा को लेके कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है डॉक्टर सच्चिदानंद एज टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, बिल्कुल अभी आपको बताया है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, संवैधानिक सभा के सदस्यों को जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, बिल्कुल बिल्कुल सही। इट अपॉइंटेड स्टेट कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल, अभी बताया है कि राज्य समिति के अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहले दो जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, पहले दो जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का जो संविधान है वो कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? ये देखिए हमारे भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 लैंग्वेज को जो है मान्यता देता है, किसमें? शेड्यूल 8 में, यानी कि आपकी अनुसूची 8 में जो है 22 लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाँ जी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इज फर्स्ट मीटिंग, संवैधानिक सभा का गठन जिसको बनाया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आखिरी बैठक जो है वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी को, हमने अपना लिया था उसको 26 नवंबर को, सॉरी 1949 को, और लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, whom among the following moved the historical objective resolution in constituent assembly, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जो है प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या के एम मुंशी? हम सब जानते हैं कि यह आइडिया जवाहरलाल नेहरू का था और यहीं से हमारे देश की प्रस्तावना भी प्रेरित है, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई हम संविधान तो बना रहे हैं, लेकिन क्या क्या उद्देश्य हम अपने दिमाग में, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हम अपने माइंड में रखकर संविधान बनाए, तो ये आपका आइडिया था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रदान की गई न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को कहां से हमने अपनाया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू जो भारत के संविधान में है वो कहां से हमने अपनाया है? ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा या फिर वेमर? अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, सबसे जो मजबूत न्यायपालिका है वो कौन से देश की है, तो आप बोलोगे अमेरिका, और वहीं से जो है हमने ये चीज अपनाई है। अमेरिका के संविधान से जो है हम लोगों ने बोला कि जैसा अमेरिका के संविधान में उनकी जुडिशरी, जो उनकी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा में किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था? वह ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव अभी हमने देखा पास किया था जवाहरलाल नेहरू में, ने आपसे पूछा गया है कि कौन सी बैठक में जो है ये किया था, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है पास किया था इसे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसको पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो तीसरी बैठक थी, जो तीसरी बैठक थी, और इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इस दिन इसे अपनाया गया। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, ऑन विच डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेक ओवर एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तारीख को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में जो है इनको चुना गया था। मैंने अभी आपको बताया इससे पहले थोड़े टाइम के लिए जो थे कौन थे आपके थोड़े टाइम के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और हम लोगों ने 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन बाद ही, 2 दिन तक सच्चिदानंद सिन्हा रहे, उसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कहाँ है। मौलिक अधिकार यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम सबने पढ़ा है कि हम लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, किस संविधान से इंस्पायर होकर लिए हैं। सो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, मैं जान के आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही और जान के मैं आपको थोड़ा सा तेज करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ये थोड़े क्वेश्चंस में आपके फैक्ट रिवाइज हो रहे हैं, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका से लिया है, 50 क्वेश्चन है हम लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट, क्या 3 स्तरीय सरकार है? बिल्कुल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट क्षेत्रीय सरकार, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, गांव में पंचायती राज। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, यस, 326 में लिखा हुआ है कि अगर आप 18 उम्र के हो, पहले ये उम्र 21 थी, अगर आप 18 साल के हो तो आप जहां के भी, जो जाति धर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको राइट टू वोट मिलेगा। ये भी है, शॉर्टेस्ट रिटन नहीं है, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान, तो ये गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु एडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जिसके अंतर्गत संविधान सभा को बनाया गया, उसने जब तक भाई पावर, जब तक आप संविधान लागू नहीं कर रहे हो, जब तक आपका संविधान नहीं बन रहा है, जब तक जो है एक सरकार बनेगी, टेम्परेरी सरकार, जिसको इंटरिम सरकार कहा गया, इसका नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर आपके राजगोपालाचारी ने। ठीक है, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है ना, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। हम सबको पता है कि जो हमारा पहला प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वही इंटरिम गवर्नमेंट को भी जो है लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? हु डिस्क्राइब की प्रियम्बल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये दिखाता है कि हमारा संविधान का क्या भविष्य रहने वाला है, जो हमारी प्रस्तावना है। ये स्टेटमेंट किसने बोला? अय्यर जी ने, के.एम. मुंशी, एन माधव राव या डॉक्टर अंबेडकर। बहुत बार ये भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट होता है। ये स्टेटमेंट दी गई है के.एम. मुंशी द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें 1946 में भारत के संविधान को तैयार करने हेतु गठित संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? Who among the following was elected as the president of Constituent Assembly to frame the Constitution of India? याद रखना, संविधान to frame the Constitution of India, ठीक है, किसको बनाया गया? और ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो है भारत संविधान की विशेषता नहीं है? अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, भारत का संविधान लिखित है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, यानी कि हमारे जो कोर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट को मानना पड़ता है और लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। सिंगल सिटीजनशिप है, बिल्कुल, भारत में एकल नागरिकता ही है। डिक्टेटरशिप, जी नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों का शासन चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच लॉ हैज बीन कॉल्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफ कंट्री। भारतीय संविधान को किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून माना गया है? भारत में सबसे सर्वोच्च कोई कानून नहीं है, सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है। हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, सब जो है संविधान के अधीन है, सब जो है संविधान की ही बात मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज पॉपुलरली नोन एज मॉडर्न मनु। ठीक है, भारत में आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये आपके राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, या फिर कौन, या है आपके जवाहरलाल नेहरू। सो मॉडर्न मनु जो है वो आपको हैरानी होगी जानकर,
माना जाता है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी काम किया है हमारे संवैधानिक सभा में और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। ऑल्दो वो खुद ही मनुस्मृति के अगेंस्ट थे, बट उनको मॉडर्न मनु जो है कहा जाता है, समाज में एक चेंज लाने के लिए, एक परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। ठीक है, कम टाइम में मैं चाहती थी आपको ज्यादा क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपके फैक्ट एक बार रिवाइज हो जाए। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद थे? तो जब हमारा भारतीय संविधान बना, ठीक है, तब जो है उस टाइम पर हमारे कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल्स जो हैं वो थे, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। सो 395 395। और लास्ट क्वेश्चन जो आज हमारी क्लास का होने वाला है वो है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट? भारत संघीय प्रणाली होने के बावजूद भी खुद को यूनियन ऑफ स्टेट मानता है। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है, बिल्कुल सही है। इंडियन फेडरेशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सॉवरेन यूनिट्स टू जॉइन इट। भारतीय संघ संप्रभु इकाइयों द्वारा इसमें शामिल होने का एक समझौता है, जी नहीं। भारत जो है कोई समझौता नहीं है। भारत में हमारा राष्ट्र, हमारा केंद्र पहले आता है, उसके बाद राज्यों का गठन हुआ है। पहले राज्यों ने आकर हमारे देश को नहीं बनाया है अमेरिका की तरह। पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट थ्रू वेरियस लिस्ट, जी हाँ, विभिन्न सूचियां हैं कि हमारे में जो बताती है कि केंद्र सरकार के पास क्या पावर है और राज्य सरकार के पास क्या पावर है। फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नो स्टेट हैज राइट टू सेसीड फ्रॉम इट। यस, संघ समझौते का परिणाम नहीं है और हमारे देश में राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। जब तक हमारे केंद्र सरकार के पास ही ये राइट है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी भी 2 राज्यों को एक राज्य में बना सकता है, किसी भी राज्य को 2 राज्यों में बना सकता है, ये पावर राज्य सरकार के पास नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत था। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट में, मैं चाहती थी कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके करा दूं, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। सो आई होप आपको जो है ये आज क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप जो है क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर से। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, सो 1 रुपये का जो आप 2 दिन का ट्रायल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है टीचिंग एग्जाम के साथ साथ 375 प्लस की बैचेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड पीवाईपीज आपको मिल जाएंगे। आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।